आ गए वापस अपनी क्लास में। जैसा कि मैंने बोला था तो ये लाप्लास करेक्शन का फॉर्मूला कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, दैट इज ओनली रॉ बेसिक ऑफ रिसर्च यार। पूरी खोज होगी इस पर, देखेंगे किसका गामा कैसे निकलता है, क्या आर वार होते हैं, सब करो। तो गैसों में ये लग गया, डन हो गया। तो यानी ठोसों में हो गया, द्रवों में हो गया, लंबी छड़ में हो गया, फैले हुए ठोस के आयतन में हो गया। अब बचा मामला तनी हुई डोरियों में तरंग की चाल। ठीक, अब तनी हुई डोरियों में देखते हैं। तो तनी हुई डोरियों में ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, तनी हुई डोरियों का फॉर्मूला अलग है। ठीक, हम उस सूत्र को बनाते भी हैं, उसको ड्राइव भी करते हैं, उसका निगमन भी कर लेते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और ये जो सूत्र हमने लगाए हैं इनका भी थोड़ा थोड़ा सा निगमन कर लेते हैं। ठीक, ये भी कोई ख़ास बात नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं तनी हुई डोरियों में। तो तनी हुई डोरियों में सूत्र क्या काम करता है? तो सबसे पहले क्या करते हैं, धातु की डोरी, ये मेटल वायर होती है बेसिकली। अगर आप कहेंगे डोरी तान दो जी, एक रस्सी तान दो जी, एक सूत का कॉटन का धागा टांग दो उसमें, है तो उसमें नहीं होने वाला, क्योंकि कारण प्रत्यास्थता ही है। जो कारण है वह प्रत्यास्थता ही है। तो प्रत्यास्थता धातुओं में होती है। तो तनी हुई डोरी यानी धातु तार, यानी धातु तार, तनी हुई डोरी यानी धातु तार। ठीक, में तरंग की चाल। तो धातु तार को पहले बांध देते हैं थोड़ा सा, और उसमें एक तनाव बना देते हैं, ऐसे ऐसे बना देते हैं। देखो धातु तार को टिकाकर यहाँ पे ऐसे, और यहाँ एक छोटी सी पुली लगा लेते हैं, और यहाँ धातु तार को बांध के इसके ऊपर से यूँ और पुली से नीचे लटका देते हैं एक भार, जिसे हम कहते हैं mg। ठीक, ये कोई भार है, इसका भार कितना है, mg। ओके, तो इस mg की वजह से क्या होगा, इस धातु की डोरी में ये देखो ये टेक लगी हुई है। ठीक, एक तनाव पैदा हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सोनोमीटर तार। इसका प्रयोग भी प्रयोगशाला में करवा देते हैं कई बार, सोनोमीटर तार बोलते हैं इसको, तार खींच लेते हैं ऐसे। ठीक, अब ये तनी हुई डोरी है, इसमें एक तनाव है। अगर तनाव को देखें, दोनों तरफ से टेंशन लगा के दिशा बना सकते हैं। ये देखो बना दी मैंने टेंशन। अब मान लीजिए मैं तार में कोई तरंग भेजना चाहता हूँ, इधर से मान लीजिए मैं तार को हिला देता हूँ, तो इस तार में कोई तरंग यूँ चलती है ऐसे। ठीक, वापस भी आ जाती है ऐसे, समझ रहे होंगे। ठीक, ये गिटार सितार है ना, टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, गिटार देखा होगा आपने, तनी हुई डोरियाँ होती हैं, तरंग टंग टंग टंग, तो उस तरीके से। लेकिन शर्त क्या है भाई, धातु तार है भाई, प्रत्यास्थता होनी चाहिए। तो इसमें जो तरंग की चाल होती है वो होती है वर्गमूल T/μ। T मतलब तनाव, T क्या है, T है तनाव। तनाव यानी बल हो गया, कितना तनाव आपने इसमें दिया है। या तो आप उस तनाव का मान बताइए, या यहाँ से साफ साफ दिख रहा है साहब T बराबर mg है। यहाँ पे तो सीधा T बराबर mg है, देखो यहाँ पे। बाकी अलग अलग तरीक़ों से आप तनाव कर सकते हैं, तनाव का मान हो सकता है जो भी चाहे, बल से खींच लो तनाव बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे T बराबर mg है इस प्रयोग में, बाकी तनाव कुछ भी हो सकता है। इसके बाद म्यू, ये है एकांक तार की एकांक लंबाई में द्रव्यमान। ठीक, यानी तार का एकांक लंबाई में द्रव्यमान, तार का कुल द्रव्यमान, तार की कुल लंबाई, यानी ये हो गया तार का कुल द्रव्यमान बटे तार की लंबाई। सिंपल, तार का द्रव्यमान कितना है, तार की लंबाई कितनी है। अब लंबाई तार की मान ली, देखें यहाँ से यहाँ तक तार की लंबाई है L, ये वाली लंबाई, और इस तार का द्रव्यमान मान लेता हूँ M। ठीक, तो तार का द्रव्यमान कितना मान लिया, तार का द्रव्यमान मान लिया M, और तार की लंबाई क्या मान ली, तार की लंबाई मानी
एल। ठीक, तो यहाँ से म्यू कितना हो जाएगा, म्यू हो जाएगा m/l। और मात्रकों का ध्यान रखें, ये द्रव्यमान किलोग्राम में लगेगा, लंबाई मीटर में लगेगी। ठीक, बिल्कुल सस्ते भाव। ये किलोग्राम में 5 रुपये किलो आलू कभी होता नहीं है, इतना सस्ता आलू कभी नहीं होता यार। और ये मीटर में। ठीक, 2 रुपये मीटर कपड़ा, इतना सस्ता अब नहीं होता यार। ठीक है, समझ गए ना बात को? ओके, डन। चलो, तो बन गया फार्मूला, फिनिश। अभी देखो फार्मूले में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है, कुछ धोखाधड़ी हो सकती है, उस पर विचार करता हूँ मैं। क्या कह रहे हैं साहब, तनी हुई डोरियों में सूत्र तो बना दिया तुमने और ये भी बता दिया कि तरंग की चाल क्या होगी। ठीक, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन भी हैं। तनी हुई डोरियों में प्रत्यास्थता गुणांक भी परिभाषित होते हैं। तनी हुई डोरियों में प्रत्यास्थता गुणांक भी परिभाषित होते हैं। अब मान लीजिए किसी डोरी को तान रखा है, जैसे हमने ये कहा भाई एक डोरी जो है ऐसे बंधी हुई है, धातु की डोरी, और ऐसे इस पर कोई भार लटका हुआ है mg। ठीक, तो इसकी लंबाई में परिवर्तन होता है, थोड़ी सी खिंच जाती है प्रत्यास्थता के कारण। ठीक, तो उस केस में यहाँ पर जो बल लगा है, प्रतिबल बोलते हैं जिसको, वो कितना हो जाएगा, इसमें वो हो जाएगा T, दोनों तरफ से तनाव के बराबर ही प्रतिबल होगा। इसकी लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा, L है लंबाई, तो परिवर्तन हो जाएगा थोड़ा सा, मान लेते हैं डेल्टा L, थोड़ा नीचे की तरफ आ जाएगा, मान लीजिए लंबाई में परिवर्तन होगा, तार खींचेगा। कह रहा है इस रास्ते से भी इस तनाव को निकाल सकते हैं, किससे, यंग प्रत्यास्थता गुणांक T/A L/डेल्टा L। T डोरी में तनाव कितना है, लंबाई कितनी बढ़ी, मूल लंबाई क्या है, और डोरी की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है। डोरी की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समझ रहे होंगे, कितनी पतली डोरी है उसकी, जैसे ये चौक है तो इसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इधर से दिख रहा होगा इस टाइप से। तो कुल मिला के T भी निकल सकता है। कितना T हो गया, T हो गया YA डेल्टा L/L, ये T हो गया। इस T की ये वैल्यू यहाँ लगा दो, तो ये हो गया V बराबर YA डेल्टा L/μL, ये आ गया देखो। ठीक, अभी जो μL है ये बदल सकता है, ये कितना हो सकता है, YA डेल्टा L, कहता है डोरी का पूरा द्रव्यमान लग सकता है, क्योंकि जो म्यू था, जरा याद करो कितना था म्यू, ये था डोरी का द्रव्यमान बटे L, तो M कितना हो गया, μL, डोरी का द्रव्यमान लग गया। तो डोरी की लंबाई दे दी, तो देखो इस सूत्र में कहीं डोरी की लंबाई की जरूरत नहीं पड़ी, डोरी की लंबाई नहीं पड़ी। डोरी का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आ गया, डोरी की लंबाई में कितनी वृद्धि हुई ये भी पता करना पड़ेगा, डोरी का यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या ये भी पता करना पड़ेगा, डोरी का द्रव्यमान क्या ये पता करना पड़ेगा। यानी इस सूत्र में डोरी की लंबाई की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो बात समझ रहे होंगे कि सूत्र कैसे काम करेगा। टी के पदों में, तनाव के पदों में, बल के पदों में, जितना भी डोरी में तनाव है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक के पदों में तनाव को लिखा जा सकता है। एकांक लंबाई में द्रव्यमान को लंबाई से गुणा किया, बना दिया द्रव्यमान। तो इस सूत्र में लंबाई नहीं है। अगर डोरी की लंबाई मालूम नहीं है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, पता करो उसका द्रव्यमान मालूम है कि नहीं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक मालूम है कि नहीं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मालूम है कि नहीं, लंबाई में कितनी वृद्धि मालूम है कि नहीं। तो यानी यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी डोरी में तरंग की चाल मिल जाएगी। ओके, डन हो गया। चलिए तो कुल मिला के आपने सभी में जो है तरंगों की चाल देखी। अब थोड़ा वापस आ जाते हैं। ठीक, अब थोड़ा बेसिक देखते हैं यार कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, एक एक करके सबको देख लेते हैं एक बार, बेसिक जरा समझ में आ जाए एक बार कि फॉर्मूला बने कैसे। अब देखिए, मैंने सबसे पहले जो फॉर्मूला लिखा था तरंग की चाल का, किसी भी माध्यम में तरंग की चाल का जो फॉर्मूला था वो था ये वाला,
तरंग की चाल किसी भी माध्यम में सबसे पहला फॉर्मूला था E/d, यानी माध्यम में कितनी प्रत्यास्थता है और उसका घनत्व क्या है। ठीक, अब हम देखें फॉर्मूला कहाँ से आता है किसी भी माध्यम में। तो हम जान रहे हैं कि माध्यम के अणु या माध्यम के परमाणु दोलन करते हैं और उसमें ऊर्जा आगे की तरफ बढ़ती है। ये ऊर्जा अणुओं को प्राप्त होती जाती है, आगे बढ़ती जाती है, अणुओं को प्राप्त होती जाती है, आगे बढ़ती जाती है। इस ऊर्जा का अणुओं को प्राप्त होने का कारण है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा जो कि संचित होती है। अगर हम देखें प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती कितनी है, तो प्रत्यास्थता में हमने देखा था किसी भी स्प्रिंग में देख सकते हैं, मोटा मोटा देखें, अगर स्प्रिंग में देखें तो ये होती है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा 1/2 kx²। ये होती है स्प्रिंग में मोटा मोटा। और अगर खींचे हुए तार में देखें तो ये होती है 1/2 y आयतन और विकृति का स्क्वायर, ये भी होती है। जहाँ पे ये y क्या है, ये है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ये किस में है, खींचे हुए तार में। ठीक, और अगर यहाँ कोई और लगा दूँ, द्रव्य में लगा दूँ या किसी भी चीज़ में लगा दूँ, तो यानी हमने देखा कि सब ऊर्जा जो आ रही है किसी भी माध्यम में वह समानुपाती हो रही है प्रत्यास्थता गुणांक के। मोटा मोटा पकड़ लेते हैं बात को। ठीक, ऊर्जा समानुपाती हो रही है किसके, प्रत्यास्थता गुणांक के। ये आयतन है, ये विकृति है, ये सारी चीज़ें ठीक हैं, उसमें तो होता ही है। तो ये ऊर्जा जो है, अब इस ऊर्जा को मैं अणुओं को दे दूँ, मैं देखूँ कि अणुओं में जो ऊर्जा है वह कैसे। तो किसी भी अणु के पास ऊर्जा होती है 12 mv²। नहीं, जिस गति से ऊर्जा आगे बढ़ रही है, गतिज ऊर्जा के पदों में जाती है अगर ये चीज़, तो ये समानुपाती E हो जाती है। तो देखो V समानुपाती वर्गमूल E हो जाता है, यानी चाल प्रत्यास्थता के वर्गमूल के समानुपाती हो जाती है। इस मास को ले लूँ, द्रव्यमान को ले लूँ, उन सारी चीज़ों को ले लूँ, तो कुल मिला के ये फॉर्मूला तैयार हो जाता है। ठीक, यानी आयतन लगा लूँ, विकृति लगा लूँ, सब कुछ ओके कर लूँ, बिल्कुल बढ़िया तरीके सारी चीज़ें लिख लूँ, तो ये फॉर्मूला बन के आ जाता है, डेंसिटी आ जाती है यहाँ पे। क्योंकि देखो द्रव्यमान है, अब द्रव्यमान जो है उधर जाएगा आयतन के नीचे, तो घनत्व बन जाएगा। विकृति एकांक कर दूँ, एकांक विकृति पर लगा दूँ, तो बन गया फॉर्मूला। हालांकि एकांक विकृति लगाने का कोई नियम नहीं है, उसका पूरा फॉर्मूला है, अवकलन वगैरह से हम उसे पूरा करते हैं सॉल्व। बट एट ऑल देखो, अगर इस द्रव्यमान को आयतन के नीचे कर दूँ तो क्या बन गया, 1/, घनत्व है, तो हो गया E/, घनत्व, लग गया फॉर्मूला, फॉर्मूला तैयार हो जाएगा हमारा। बट लेट्स टॉक की डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला, इसका निगमन यहाँ पर हमें नहीं पढ़ना, लेकिन हमें समझ जरूर लेना है कि भाई प्रत्यास्थता गुणांक से चीज़ कैसे आ गई। तो ऊर्जा ये जो K है, इसी में है प्रत्यास्थता गुणांक, और खींचे हुए तार में ये जानते भी हैं हम, ये फॉर्मूला भी है इसका। ठीक, 12 kx², तो यही हो गया, देखो K में ही होता है प्रत्यास्थता गुणांक। अब चलिए, ये बात पूरी हुई तो इस कंसेप्ट क्लियर हो गया कि साहब ये सूत्र है जो प्रत्यास्थता के पदों में निकाला जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे में आपने कहा कि साहब गैसों में जो आपने चेंज किया, भाई द्रव्यों में तो सेम है, हमने बना ही दिया, गैसों में चेंज किया। आपने गैसों में कहा कि आदर्श गैसों पे फार्मूला लगेगा, ये लगाया आपने गामा RT/m, ये आपने बना लिया था, जबकि न्यूटन के हिसाब से ये गामा नहीं आया था। ठीक, अब देखते हैं कैसे। अब देखो, मान लीजिए हम करते हैं डिफाइन बल्क मॉडुलस, क्या होता है, -ΔP V/ΔV। तो ये होता है, देखो ये होगा प्रत्यास्थता गुणांक -ΔP/ΔV/V। तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रतिबल और ये हो गया विकृति। बल बटे जो है क्षेत्रफल को
अपन प्रतिबल लिखते हैं। कई बार हम इसे बल भी बोल देते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स बोल देते हैं इसको, ठीक। मतलब जो आकार को बदलने वाला बल है उसे बल भी बोल देते हैं, पर किसी ये दाब ही प्रतिबल है। बल बटे क्षेत्रफल ये दाब है, यानी प्रतिबल जो है F बटे A है। जी भी कई बार हम F को ही प्रतिबल भी बोल देते हैं, नॉट मैटर, ये बोलने की बात है। वास्तव में बल बटे क्षेत्रफल ये है प्रतिबल, और डेल्टा L बटे L या डेल्टा V बटे V ये विकृति है, ये आपने पढ़ रखा है, तो भाषा में थोड़ा कन्फ्यूज़न ना करें, ठीक। चलिए आगे चलते चलें, बढ़ते चलें, यात्रा पूरी हो जाएगी हमारी धीरे धीरे इस चैप्टर की भी। अब यहाँ मैं थोड़ा सा इसको फॉर्मूले को कुछ और तरीके से करता हूँ। बी देखिए मैं करता हूँ माइनस डी पी बाई डी वी, और ये करता हूँ वी, ऐसे लिख दिया मैंने। वी को मैंने यही रखा, डेल्टा पी को मैंने डी पी लिख दिया, थोड़ा सा चेंज अवकलन की फॉर्म में, और डी वी को मैंने डेल्टा वी को मैंने डी वी लिख दिया। तो यानी कि ये जो चीज़ है यही है प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक। अब मैं इसे निकालने की कोशिश करता हूँ आदर्श गैस के समीकरण से। आदर्श गैस का समीकरण क्या, जरा पकड़ें एक बार उसको, ये है पी वी इज इक्वल टू आर टी। अब देखें एक मोल के लिए यही समीकरण है, तो आयतन के पदों में अवकलन कर देता हूँ, ठीक। आयतन के पदों में अवकलन कर देता हूँ, तो पी डी वी बाई डी टी डी वी प्लस वी डी पी बाई डी टी डी वी, और ये आर कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसे रखना है, कांस्टेंट रखना है, तो ये 0 हो गया। लो ताप अचर, क्योंकि न्यूटन तो यही मान रहे हैं कि समतापीय प्रक्रम है, तो ताप बदलना ही नहीं है, फिर ये तो 0 ही हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ख़त्म। अब मुझे क्या चाहिए, वी डी पी बाई डी वी। तो देखो वी डी पी बाई डी वी कितना आ गया, वी डी पी बाई डी वी कितना आ गया, ये आ गया माइनस पी, ठीक। और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, माइनस का डी पी बाई डी वी, तो मैं इसे माइनस करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ प्लस कर दूँगा। तो कुल मिला के ये पूरी चीज़ किसके बराबर आ गई, ये आ गई पी के बराबर, ठीक। यानी प्रेशर क्या है, यानी दाब क्या है, ठीक। अब दाब को फिर हमने किस में बदल लिया, आर टी बाई एम से, पी वी इक्वल टू एन आर टी से एम करके हमने यहाँ इसको लगा लिया था। रुद्धोष्म प्रक्रम जो है हम बाद में अभी मॉडिफाई करेंगे, साहब ये पी क्यों आ गया। अब ये कहा साहब ये समतापी प्रक्रम है, पी वी इक्वल टू आर टी के हिसाब से चल रहा है, तो फार्मूले में गामा नहीं आएगा, सिर्फ फार्मूला क्या आएगा, फार्मूला ये आएगा चाल अंडर रूट पी बटे डी, यानी ये आएगा आर टी बटे एम बस। अणुभार, तापमान, परम ताप केल्विन में लगाना है, ध्यान रखें, डिग्री सेल्सियस को चेंज करके लगाते हैं, न्यूमेरिकल जब करते हैं 8 की वैल्यू लगाते हैं, आर की वैल्यू लगाते हैं, 8.34 जो भी वैल्यू होती है वैल्यू लगाने का ध्यान रखेंगे, बिल्कुल सही सही इसमें, ठीक। तो ये चीज़ आ गई, तो ये तो फार्मूला ये आएगा भाई न्यूटन के हिसाब से, देखो यही आया, पी आया, पी बाई डी हो गया, क्योंकि पी हो गया प्रत्यास्थता गुणांक के बराबर, लगा दिया हमने। अब हम करते हैं लाप्लास करेक्शन कि साहब ये जो चीज़ है ये सही से क्या निकलती है अगर ये प्रक्रम रुद्धोष्म प्रक्रम है तो। अब चलिए फिर पकड़ लेते हैं वापस। अब यदि प्रक्रम रुद्धोष्म है तो हमें क्या निकालना है, बी माइनस डी पी वी बाई डी वी, यही हमें निकालना है। देखते हैं ये क्या आता है। यदि प्रक्रम रुद्धोष्म है तो रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है, पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये होता है रुद्धोष्म प्रक्रम, तो यही होता है। और समतापी प्रक्रम पी वी होता है, कांस्टेंट होता है। अब इसमें देख लेते हैं। अब चलो आयतन के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो पहले पी का करते हैं, तो वी को जो का तो छोड़ देते हैं, वी की पावर गामा, ये हो गया डी पी बाई डी वी प्लस, अब P को छोड़ देते हैं और यहाँ एक पावर है इसे पहले लगा देते हैं और V की पावर 1 घटा देते हैं, ऐसे दैट फिनिश। भाई V का क्या होगा, अगर V का अवकलन करूँ, V की पावर को पहले गुणा करूँगा, ठीक, एक पावर घटा दूंगा, उसके बाद V डी वी बाई डी वी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। V के सापेक्ष ही कर रहा हूँ, या डी पी बाई डी वी होगा और कुछ नहीं होगा। कुल मिला के इसके बाद क्या बन गया, 0, ठीक। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए वी डी पी बाई डी वी, यहाँ से
तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले उधर कर लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ। देखो dp बाई dv ये हो गया माइनस p गामा और v की पावर गामा माइनस 1 अपॉन v की पावर गामा। ये बन गया मेरा। इसको नीचे ले आया, पहले से उधर ले गया, माइनस बना लिया, इसको ले लिया। अब मैं इसको v से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये देखो v से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने v, क्योंकि मुझे चाहिए v डी पी बाई डी। माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये लो ये प्लस हो गया। ठीक, अब देखो v की पावर गामा माइनस 1 और एक v की पावर ये रही, तो v की पावर गामा हो गई। नीचे भी v की पावर गामा है, पक्का कर लो। v की पावर गामा माइनस 1 और एक ये रही, तो v की पावर गामा हुई, नीचे भी वही है, तो ये नंबर कट गया। क्या बना, p गामा। यानी इस केस में ये बन गया गामा p, पक्का। और ये जो p है ये क्या होता है, गामा, ये होता है आर टी बाई एम, p होता है ये। तो क्या बन गया फॉर्मूला, गामा आर टी बाई एम बन गया कि नहीं बन गया। तो ये लाप्लास करेक्शन है। लाप्लास कैसा प्रक्रम मानती है, रुद्धोषम प्रक्रम मान के चलती है। तो गामा लग गया, सप्ताह में गामा नहीं आया था, दैट फिनिश। इसका भी कारण समझ में आ गया। चलिए थोड़ा और आगे देखते हैं, सारे पॉइंट क्लियर कर लेते हैं और फॉर्मूले अच्छे से बिठा लेते हैं दिमाग में। चलिए अब आया था वो तो टेंशन वाला फॉर्मूला था, वो समझ में नहीं आया गुरु जी, वो कैसे बन गया सर जी, बताओ जरा बताओ मास्टर जी, गुरु जी, सर जी, है ना। चलो उसको भी तुम्हारे दिमाग में बैठा देता हूँ एक बार, हुआ कैसे। तो क्या करते हैं, तनी हुई डोरी में सूत्र कैसे बना ये भी पकड़ना है। तनी हुई डोरी में तरंग की चाल, ठीक। तो डोरी को तान देता हूँ, यहाँ डोरी को तान देता हूँ पहले। देखो ये दो दीवारों के बीच में डोरी तान देता हूँ, ये डोरी तान दी मैंने। बड़ा सिंपल सा हलवा था यार ये। अब डोरी में तरंग घुमा देता हूँ वैसे, ये देखो बस डोरी है वैसे चल रही है, तो बना दिया, क्या दिक्कत है। इससे बड़ा बना लो, दिक्कत थोड़ी ना कुछ यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। ये लो यहाँ खींच दूंगा, लो थोड़ा ठीक दिख रहा है, वाह ठीक। अब क्या करता हूँ कि भाई तरंग की जो ये आकृति है, तरंग की जो चाल है, तो डोरी में क्या है कि यहाँ कोई द्रव्यमान तो है। अगर देखें कि डोरी में यहाँ कोई द्रव्यमान तो है थोड़ा सा, तो डोरी के इस द्रव्यमान को, थोड़े से द्रव्यमान को डेल्टा एम मान लेता हूँ, ठीक। और चाल, जो चाल है जिससे ये चल रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, इस चाल को v मान लेता हूँ ऐसे, ठीक। तो यहाँ पर लगने वाला एक अभिकेंद्रीय बल है जिसे डेल्टा एम वी स्क्वायर बाई आर मान लेता हूँ। और यहाँ मान लो केंद्र है, तो इस त्रिज्या को, इस वृत्त का केंद्र है मान लीजिए, यहाँ पे मानने के लिए है, इसको आर मान लेता हूँ। तो बताओ ये अभिकेंद्रीय बल लगेगा कि नहीं लगेगा, ये बल चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक। ये बल कहाँ से मिलेगा तुम्हें, अभिकेंद्रीय बल तुम्हें कहाँ से मिलेगा, कह रहा जी ये तो टेंशन से ही मिलेगा। अब देखो इस थोड़ी सी जो लंबाई है, ये थोड़ी सी जो लंबाई है ये वाली, इसको क्या मान लूँ, डेल्टा एल मान लूँ, ठीक। डेल्टा एम कितना हो गया, म्यू डेल्टा एल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। म्यू क्या है, एकांक लंबाई में द्रव्यमान, कितना द्रव्यमान लेना है, डेल्टा एम, ठीक। थोड़ी सी लंबाई कितनी मानी, डेल्टा एल, तो डेल्टा एम को म्यू डेल्टा एल लिख दूँ, लिख दो उधर, क्या टेंशन है। चलो लिख दिया, ये आ गया, देखो डेल्टा एम ये आ गया, डेल्टा एम वी स्क्वायर बाई आर, है ना, इसी जा रही है। इसके बाद लिख देंगे, कोई बात नहीं। कह रहे जी हाँ इसमें टेंशन भी है सर, ये इधर टेंशन है, देखो इसमें ऐसे भाई खिंचा हुआ है, बल है, टेंशन है। कह रहे जी छोटे छोटे से एंगल भी हैं सर, ये छोटा सा कोण है,
थीटा, ये भी छोटा सा कोण है थीटा, तो इधर को जाने वाला कितना हो गया टी कॉस थीटा, इधर को जाने वाला टी कॉस थीटा, और इसके लंबवत इस दिशा में आने वाला, इधर से कौन आया टी साइन थीटा, इधर से कौन आया टी साइन थीटा, तो नीचे की तरफ आने वाला कितना हो गया 2t साइन थीटा। ठीक, छोटा सा कोण मान लिया, थोड़ा स्पर्श रेखा का जो घुमाव है टेंशन का वो मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। चाहो तो इस कोण को थीटा यहाँ से भी दिखा सकते हो दोनों तरफ, ये देखो छोटा सा कोण है, ये थीटा हो गया, ये लो छोटा सा कोण है यहाँ से त्रिज्या से थीटा, ऐसे ही स्पर्श रेखा खींचोगे लंबवत तो टी भी आ जाएगी थीटा पे, तो इसे बन जाएगा मामला। तो 2 साइन थीटा नीचे की तरफ 2t साइन थीटा, तो 2t साइन थीटा 2t साइन थीटा, यानी तनाव का छोटा सा एक कोण इसमें लग जाएगा। अब कह रहा जी बहुत छोटे कोण पे साइन थीटा को अपन थीटा मान लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं मान लो, तो लो 2t थीटा, ये हो गया। ठीक, कह रहे थे जो थीटा है ये इस छोटी सी लंबाई के पदों में लिखा जा सकता है, डेल्टा एल आर 2 थीटा। ठीक, क्यों? क्योंकि लंबाई कितनी है डेल्टा एल है, और थीटा बिल्कुल त्रिज्या से एक तरफ थीटा दूसरी तरफ भी थीटा, तो कुल कितना कोण बन गया 2 थीटा। तो चाप की लंबाई क्या होती है जरा बताओ ना, तुम बताओ ना भाई। चाप की लंबाई होती है त्रिज्या गुणा कोण, और लंबाई पे चाप भी तो है, ये तरंग जो ये तार है चाप भी तो है, डेल्टा एल हो गया। तो डेल्टा एल को लिख दूँ यहाँ पे, फिर एम को बना दूँ। ठीक, ये रहा डेल्टा एम, देखो लिखा पड़ा यहाँ पे, तो यहाँ पे इस डेल्टा एल को यहीं डाल दूँ, ये लो, तो कितना बन गया डेल्टा एम म्यू आर 2 थीटा, ये बन गया सिंपल। अब इस डेल्टा एम को वहाँ से उठाऊँगा नो, ठीक, और यहाँ ले आऊँगा डेल्टा एम को, लग लो म्यू 2r थीटा, ये लो नीचे आर, ये रहा आर, ये आर से मौके देके एक जैसे बना दिए मैंने, ये भी आर है बच्चे और ये भी आर है, हा सर जी आर में कन्फ्यूजन हो गया था, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, दोनों ही आर हैं। आर है अपार है, 90% के पार है, जेई में है, नीट में है, भारत का नागरिक, भविष्य का अध्यापक, इंजीनियर, डॉक्टर, सब बन जाओगे तुम, लगे रहो, कोई हिम्मत ना हारो बिल्कुल भी, शाबाश। आगे चलो, तो यानी कि 2t थीटा हो गया, लो तो ये तो r तो गया, ये थीटा तो गया, ये गया, 2 भी गया, लो ठीक। और यहाँ पे एक था v स्क्वायर, तो ज़रा बताओ v स्क्वायर कितना आ रहा है, t बाई म्यू आ रहा है ना, तो बताओ v कितना आ रहा है, वर्गमूल t बाई म्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। ये लो, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आज, सूत्र ये हमने बनाना है, शाबाश। तो कुल मिला के पॉइंट टू पॉइंट गणितीय दृष्टिकोण रखते हुए, मैथमेटिकल अप्रोच डेवलप करते हुए इसको अच्छे से समझ लें कि भाई ये छोटा सा कोण थीटा, इधर भी इधर भी, इस स्पर्शरेखा के अनुदिश तनाव, ये रही तनाव का टी कॉस थीटा, ये टी है तो ये रहा टी कॉस थीटा, थीटा के पास वाला घटक क्या होता है, कॉस वाला होता है, लंबवत साइन थीटा, तो टी साइन थीटा, टी साइन थीटा। ये देखो ये दोनों टी हैं, तुम इस हाथ को मेरे उधर से खींच लो, हाँ, इधर से कोई और खींच लेगा, हाँ, तो टी कॉस थीटा, ये चले गए, तो मैं इधर नहीं खींचूंगा भाई, मैं इधर नहीं खींचूंगा भाई, टी साइन थीटा हो गए 2, मैं तुम्हारी तरफ खींचूंगा, हा, समझ आ गई बात, 2t साइन थीटा, डन। कहीं चित्र बना के देख सकते हैं, बट इसका कोई डेरिवेशन आता नहीं है, ये सब थोड़ा समझना ही होता है आपको, डेरिवेशन इसका कहीं नहीं आता, पर गणित को डेवलप करना है, गणित को फिजिक्स में जोड़ के रखना है, ओके डन। चलो एक छोटा सा एनसीईआरटी का उदाहरण है इसका, वो तुम्हें करा देता हूँ मैं, 2 हैं बेसिकली, दोनों करा देता हूँ, ठीक है।
इससे क्या होगा कि क्या क्या चीज़ें निकाली जाती हैं सब पता चल जाएगा। चलो करा देते हैं। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, तरंगों का अध्यारोपण पे आएंगे। फिर तरंगों का अध्यारोपण है ना, उस पर करेंगे फिर काम। हम्म 15 दो 15 दिन 15 4, सिंपल सिंपल से हैं ये सारे सवाल। चलिए, तो तुम ऐसे ही निकाल लोगे यार। उदाहरण नंबर 15 दो लिखने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये सारा मैंने समझा दिया तुम्हें। ऐसे ही बता दूँ तुम्हें, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तुम तुरंत निकाल दोगे। ठीक, कह रहा तरंग की साहब एक हमें तरंग का समीकरण है 0.005 साइन 80x माइनस 3t। सिंपल हो गया बात तो सिंपल है। तो ये कह रहा है साहब कि इसमें जो तरंग का आयाम क्या है, जरा आयाम बताओ क्या है। आयाम यही तो होता है ए, तो ए हो गया 0.005। अब है किस में ये आयाम, मीटर में है, तो ये मीटर हो गया। लो दूसरा सवाल, तरंग दैर्घ्य है, यहाँ से मिलेगी 2 पाई बाई लेमड़ा। एक्स के साथ का नंबर होता है, देखो के बोलते हैं इसको, कितना है ये 80 है, तो लेगो लेमड़ा मिल गया तुम्हें 2 पाई बाई 80। ये किस में आएगी, ये भी मीटर में आएगी, क्योंकि एक्स और वाई दोनों मीटर में हैं। ठीक, अब आवर्तकाल, आवर्तकाल क्या, ये होता है देखो ओमेगा। ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, और इसकी वैल्यू यहाँ कितनी आ रही है, 3 आ रही है। लो आवर्तकाल भी मिल गया 2 पाई बाई 3। ये लो किस में आएगा, ये सब सेकंड में आएगा। ये लो, मतलब ये कुछ भी नहीं है तुम्हारे सामने, सिंपल हो गया बिल्कुल, सारी चीज़ें तुम समझ चुके हो। x 30 सेंटीमीटर तथा t समय पर तरंग के विस्थापन को अब भी y निकालना है। कहाँ, x कितना देना है, x देना है 0.3 मीटर पे, 30 सेंटीमीटर है, और समय देना है तुम्हें 20 सेकंड पे पर। ठीक, क्या पूछ रहा है, y पूछ रहा है। ये लो y, तो ये बिल्कुल आखिरी का सवाल है, ये लो। ठीक, तो लगा दें वैल्यू y कितना है 0.005 साइन x की वैल्यू कितनी लगानी है यहाँ पे 0.3 लगा दो, तो हो गया 80 गुना 0.3 माइनस 3t, कितना t लगाना है 3, और ये हो गया कितना 20, ये हो गया। लो ठीक, अब वो कितना आ रहा है 0.005 साइन, ये कितना 8 या 24, ये तो 24 बनेगा, और ये 60 बनेगा। ठीक, तो ये माइनस का कोण है यार, 0.005 साइन माइनस 20, ये रेडियन में होता है कोण। ये कोण कैसा है, ये रेडियन का कोण है। ठीक, अब ये रेडियन का कोण है, इसे निकाल लो जैसे निकालोगे। 3 दूनी 6, हाँ 60 हो गया ये तो 1.66, 8 या 24 बिल्कुल सही है। साइन माइनस 36 प्लस 12 पाई ओमेगा टी, और इसमें जो है 1.6799। अब इसको बनाना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि ये कोण जो है ना ये रेडियन में है। अब रेडियन के कोण को डिग्री में निकालो यार, तो कैसे निकालोगे बताओ, -20 है ना, तो क्या बनाऊँ, इसकी डिग्री बना दूँ। ये होता है देखो, ये है 20, तो 20 डिग्री 180/पाई हो जाएगा। लो ये बन जाएगा डिग्री, डिग्री से वैल्यू भी मिल जाएगी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक, अब वो डिग्री में आ जाएगा तो बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो कुल मिला के ये जो चीज़ है तुम्हारी, ये आ रही है लगभग 5 mm। ठीक, ये वैल्यू आ रही है 5 mm। अब ये सवाल यहाँ ये उठता है कि साहब इन्होंने 8 या 24 और 3 दूनी 6, और इन्होंने जो है इसको 36 और 12 लिखा है, दैट समथिंग की 12 पाई लिख दिया।
तो 12 या 36 एक घटेगा, मतलब वो पाई बना के लिखा है इधर। ये वैल्यू आ गई मान लो, तो इसे डिग्री में लिखूं तो अजीब हो जाएगा, ये बड़ा अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। ये हो जाए माइनस ये कितना 36 ना, 36 60 में 24 के 36 तो बचेंगे यार। ये लो देखो उल्टा किया हुआ था, 36 माइनस में लेंगे तो बाहर आ जाएगा ये माइनस में। और फिर नेटॉल की यार ये 0.3 लगाया है 80, 8 तिया 24, 0.3 24 ही बनेगा। और ये 3 दूनी 6 नहीं 60 ही बनेगा। तो 60 में जो माइनस का आएगा, हाँ यहाँ कुछ है थोड़ा सा, ये फाइनल करो तुम आंसर, ठीक है। तो बस यही आंसर रखना, दैट इज नॉट। साइन का माइनस बाहर आ जाता है, -36 रेडियन कर देना, इसको रेडियन में लिख देना, छोड़ो खत्म, ठीक है ओके। तो कुल मिला के सवाल हो गया, क्योंकि टेबल हमारे पास नहीं है, त्रिकोणमिति का टेबल हमारे पास नहीं है, तो छोड़ देंगे इसको हम यहीं पे। अब चलिए 15(3). उदाहरण 0.72 लंबे किसी स्टील के तार में इतने द्रव्यमान हैं, तार में तनाव इतने तरंग की चाल। देखो ये होता है V T बाई द्रव्यमान बटे लेंथ, ये होता है। क्योंकि हम इस म्यू को तार का द्रव्यमान बटे लेंथ भी लिख देते हैं। लगा दो फॉर्मूला यार इस पे, ये लो V = तनाव कितना है इसमें, तार में तनाव है 60 न्यूटन। अब सारे सवाल तुम्हारे लिए हलवा हो गए यार, अब क्यों चिंता कर रहे हो। द्रव्यमान है 5 × 10⁻³ किलोग्राम में ही है, किलोग्राम में लगेगा, ठीक है। और अगर किसी और में होगा तो बदल लेना। नीचे है 0.72, ये मीटर में लंबाई है, तार की लंबाई मीटर में दे रखी है। तो V का मान कितना आ गया ज़रा देखें। V का मान आ गया सॉल्व करके 93 यानी 93 मीटर प्रति सेकंड, ये हो गया उत्तर, ठीक। वर्गमूल निकाल लेना यार तुम लोग, इसको ऊपर ले जाओ, काटो पिटो डो, ठीक, कर लो वर्गमूल, निकाल लो, ठीक। चलो आगे फटाफट करो, अगला भी सवाल कर दो, एक और कर दो। उसके बाद फिर नई चीज़ करेंगे, तरंगों का अध्यारोपण, इसके बाद आएंगे उस पर। तो 15(4) आ जाता है, उदाहरण 15(4 है ना, लिख देते हैं। इसमें क्या है जरा देखते हैं। उदाहरण 15(4 में क्या, जब देख लो लगे हाथ, हाँ शाबाश। न्यूटन का सूत्र का उपयोग करके मानक ताप एवं दाब पर वायु की ध्वनि की चाल आकलित कीजिए। वायु के 1 मोल का द्रव्यमान इतना इतना। न्यूटन का सूत्र लगाना है, तो कितना है न्यूटन का सूत्र, क्या कह रहा है, तो यही होता है ना भाई, RT/m होता है बस, ये न्यूटन है, ठीक। और दूसरा भी लिख देता हूँ, तुम लोग कहीं कुछ गलती ना कर दो। सही सूत्र ये है गामा RT/m। ये किसका है, ये लाप्लास है। तो यहाँ पे न्यूटन पूछा है, स्पेशली बताया भाई न्यूटन के हिसाब से बताओ। मानक ताप दाब तो हो गया, R का मान 8.314 हो गया। मानक ताप दाब क्या है, 273 केल्विन, ये लग गया। और वायु का अणुभार कितना है भाई, वायु का अणुभार हो गया भाई, वायु के 1 मोल का द्रव्यमान ये है इतना इतना। और वायु का अणुभार नहीं, ये तो वो दिया हुआ है, घनत्व निकालना पड़ेगा। 1 मोल का द्रव्यमान है ना, तो इससे मत करो, क्योंकि तापमान तो होता है मानक, लेकिन फिर वायु का घनत्व नहीं होता, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसी से करो, V ऐसे कर दो, ठीक, दाब बटे घनत्व ऐसे कर दो, ठीक। तो दाब कितना, मानक ताप दाब या वायुमंडल दाब होता है, तो लगा दो 1.013 10⁵ 5, ये दाब लग गया वायुमंडल दाब। और घनत्व निकालना पड़ेगा,
एक मोल का द्रव्यमान, एक मोल का द्रव्यमान, एक मोल में द्रव्यमान दे रखा है, तो घनत्व हो गया 229.10⁻³ एक मोल में आयतन होता है 22.4 लीटर, इसको घन मीटर में बदल लेना है, ये देखो नहीं तो गलती हो जाएगी। द्रव्यमान बटे आयतन, ये हो गया घनत्व। एक मोल का द्रव्यमान दिया था, एक मोल का आयतन लगा दिया, घनत्व बन गया। इसे हल कर दो, कितना उत्तर आएगा ज़रा बताओ। उत्तर आ गया 280 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, इससे आया है। और अगर यहाँ लगा दूँ इसे मैं, तो मुझे वायु का अनुभार पता होना चाहिए, फिर मुझे तापमान तो मैं लगा लूँगा, गामा मुझे पता होना चाहिए। तो कुल मिला के ट्रेजेडी है, थोड़ी परेशानी है। यहाँ सीधा हो गया देखो। ठीक, तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि न्यूटन के हिसाब से घनत्व लगेगा द्रव्यमान बटे आयतन। मानक तापदाब यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर वॉल्यूम। तो मानक तापदाब यानी मानक तापदाब पर एक मोल गैस का आयतन होता है 22.4 लीटर। लीटर को किसमें बनाना है, क्यूबिक मीटर में, तो माइनस करो, ये लो। गलती हो गई थी, 22.4 लीटर है, 10⁻³ से गुणा करें तो बनेगा क्यूबिक मीटर यानी घन मीटर, और 29 ही है। तो ये कुल मिला के गणितीय प्रॉब्लम होती है। तो ये दोनों कट गए, ये सोलो ये आ गया। ठीक है, तो कुल मिला के 4 उदाहरण हो चुके हैं। अब आगे बढ़ेंगे तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, और इसके बाद फिर कुछ तरंगे उत्पन्न करते हैं, डोरियों में आवृत्तियाँ वगैरह हैं, और थोड़ा सा बाद में है डॉपलर प्रभाव। ठीक, उसको भी धीरे धीरे कर लेंगे। ठीक है, चलिए।